हमले की पूरी तैयारी है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इजराइल बार बार कह रहा है कि वो अटैक करेगा। ईरान इराक या लीबिया या सीरिया जैसा देश नहीं है, काफ़ी शक्तिशाली देश है उनका। उनकी सेना बहुत सक्षम है। उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ये इस युद्ध को लंबा खींच दे। दूसरी बात ये कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग तेज होती जा रही है। एक ओर जितनी तेजी से प्रदर्शनकारी लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर उतनी ही तेजी से सत्ता का दमन भी बढ़ रहा है। इस बीच कई सारे सवाल उभरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तैर रहे हैं, जैसे कि क्या ईरान में शासन व्यवस्था बदलने जा रही है, और क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल का कोई युद्ध होने जा रहा है। तो इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करेंगे और ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़ी हुई हैं। कमर आगा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। सर, आपका वन इंडिया पर स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि ईरान में अभी मौजूदा हालात कैसे हैं, और क्या इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान पर कोई हमला करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो लगता है हमले की पूरी तैयारी है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इजराइल बार बार कह रहा है कि वो अटैक करेगा। उसका कहना ये है कि ईरान जो है उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी सबसे बड़ा थ्रेट है उसकी सिक्योरिटी और संपूर्ण सभ्यता को। तो वो तो साफ कह रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी उसका साथ दे। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी डिले हो रहा है, या जो भी कह दीजिए। ईरान इराक या लीबिया या सीरिया जैसा देश नहीं है, काफ़ी शक्तिशाली देश है उनका। उनकी सेना बहुत सक्षम है और उनके पास मिसाइल प्रोग्राम्स और ड्रोन प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव हैं। हमने जून में जो युद्ध हुआ था इसराइल और ईरान के बीच में, उसमें देखा उनका जो डिमॉन्स्ट्रेशंस था वो बहुत काफ़ी क्षति पहुंचाने में कामयाब रहे इसराइल को। दूसरी बात ये अमेरिका का ये और यूरोप का असेसमेंट है कि ईरान जो है वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है। इसराइल और अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। ईरान उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आने का खतरा लगा रहता है। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि ईरान 8 अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पे, और 35,000 से भी ज़्यादा लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं। अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं चारों तरफ ईरान के, लगभग सभी देशों में, चाहे कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी जगहों पे बेसेस हैं। फिर उसके अलावा समुंदर में भी चारों तरफ ये लोग, इनके नेवल बेड़े मौजूद हैं अमेरिका के। क्षति तो ये पहुंचा देंगे। अमेरिका की इतनी शक्ति है कि बहुत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ध्वस्त कर दें, ऊपर से बॉम्बिंग करके। अंदर जाने का प्लान नहीं है किसी का, और ना इजराइल जाने पे तैयार है, ना अमेरिकन जाने पे तैयार है ईरान के अंदर। और दूसरी बात ये कि उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ये इस युद्ध को लंबा खींच दे, और जो शक्ति उसमें है लंबा खींचने की। इन सब कारण ये एक बड़े सवाल या निशान बने हुए हैं अमेरिकन के सामने खास तौर से। लेकिन ये है कि अमेरिका का मानना ये है कि रिजीम चेंज उनकी पॉलिसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं। अमेरिका में एक बड़ा ग्रुप है, वो ये कहता है कि रिस्ट्रेनर के नाम से जानता है कि आप युद्ध न करो, बल्कि सैंक्शंस और इस तरह की चीज़ें बढ़ाते जाओ और इकनॉमी बिल्कुल उनकी ट्रिपल कर दो, जैसे वेनेजुएला में किया था। लोग रिवोल्ट कर दें, और जो हो रहा है वहाँ पे काफ़ी लोग सड़कों पे निकले हैं पिछले दिनों में। आगा सर, मेरा दूसरा सवाल भी यही था कि ईरान के पास अच्छी खासी सैन्य ताकत है, और अगर अमेरिका युद्ध में उलझता है तो क्या उसे वियतनाम जैसी कोई स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही स्थिति होगी। नहीं, दो चीज़ें होंगी। अंदर तो वो उनके सोल्जर्स जाएंगे नहीं जब तक के रिजीम है वहाँ पे, और रिजीम बहुत स्ट्रांग है। रिजीम को गिराना आसान काम नहीं है। भले ईरान में एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता हो
उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी भी है, वो ये रिजीम से संतुष्ट नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, करप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी। लेकिन ये कि वो ये नहीं चाहते कि ये रिजीम जाए और कोई प्रो अमेरिकन रिजीम या ऐसी रिजीम आ जाए। दूसरी बात ये कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। जब भी कोई बाहर से अटैक होता है तो सब यूनाइट हो जाते हैं, पहले उससे लड़ते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि अकेला पर्शियन देश है और जो कि बड़े उनको बड़ी उनकी पुरानी सभ्यता है और उसके ऊपर उनको बहुत नाज है अपनी सभ्यता पे, तो वो सब यूनाइट हो जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा कि आर्मी सक्षम है, लड़ने लायक है, काफ़ी उसकी वेल ट्रेंड है, उनके पास वेपन सिस्टम भी बहुत मजबूत है और चारों तरफ उनके सोल्जर्स उन्हीं ने फैला भी रखे हैं इस तरह से। और उनके एलाइज भी हैं, रशिया, चाइना और फिर बहुत से ऐसे देश हैं, इंडिया जैसे, जो युद्ध नहीं चाहते। ग्लोबल साउथ में ऐसे बहुत से देश हैं, सभी देश हैं बल्कि लगभग, जो युद्ध के खिलाफ हैं। और तो इन सब को देखते हुए एक स्थिति अभी मतलब जो अटैक नहीं हो रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी, अमेरिकन ट्रुप्स हैं, अमेरिकन तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, और मध्य उसके पूर्व में तो बाद उनकी भी अच्छी उपस्थिति भी है सर, अच्छी खासी हाँ संख्या में बहुत उनके ना, सैनिक उनके हैं। एलाइज हैं, उनके मिलिटेंट एलाइज हैं वहाँ पे चारों तरफ फैले हुए हैं और वो सब लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे अगर ऐसी बात हुई। दूसरी बात ये कि हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा है। हमारे 90 लाख लोग काम करते हैं इस पूरे खाड़ी के क्षेत्र में, जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, रीजन में। जो हमारा ट्रेड है लगभग 200 बिलियन डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से आता है। फिर 40 45 इस तरह से बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस जो लोग काम करते हैं यहाँ पे भेजते हैं। तो अब हमारा तेल का अधिक तक वहीं से आता है, 80% तेल के करीब वहीं से आता है। रशिया से तो हमारी सप्लाई अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम करीब है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आगा भारत सर। भी सर, मेरा तेल से जुड़ा हुआ ही अगला सवाल होने वाला था कि अगर युद्ध होता है तो वैश्विक तेल व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपको मैं सुन रहा था, एक वीडियो में आप कह रहे थे कि इस समय तेल की कमी है क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उससे कोई तेल खरीद नहीं सकता। इसके साथ ही वेनेजुएला में एक ऐसी स्थिति है, वहां पर अभी तेल निकालने में समय लग सकता है। तो सप्लाई पूरी कैसी होगी? बहुत लोगों की जरूरतें हैं, हमारी अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका की भी अपनी जरूरतें हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर अगर युद्ध होता है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। फिर देखिए ना, तो वेनेजुएला का तेल आ रहा है, इराक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर था, अब उसका बहुत कम तेल मार्केट में आता है, ज़्यादातर इंडिया खरीदता है। फिर उसके अलावा लीबिया का तेल बिल्कुल इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है जब से गद्दाफी आया गया और नई सरकार, आपस में उनकी लड़ाई हो रही है, दो भागों में बटा हुआ है। और इस तरह से बहुत से देशों में बड़ी समस्या का जो तेल का, मेरा मानना ये है कि जो कीमत है वो $60 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए मैक्सिमम। प्रतिबंध लगा लगा के अमेरिका हमेशा तेल की कीमत खुद स्वयं कंट्रोल करता है, ताकि और दूसरी तरफ ओपेक कोटा सिस्टम से ऑयल की सप्लाई और डिमांड को देखते हुए वो बढ़ाते घटाते रहते हैं, जिससे तेल, अगर सब कंट्रीज का, ईरान का और इन सब चीज़ों का तेल मार्केट में आने लगे तो 55 60 इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होगी। इसलिए कि $40 45 से भी के लगभग एक्सट्रैक्टिंग कास्ट, रिफाइनिंग और ये सब आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी 10% आप समझ लीजिए, 20% प्रॉफिट उनका होना चाहिए। तो ये तेल अगर वार होती है तो ये समझ लीजिए पूरी कोशिश ईरान करेगा कि ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, और फिर तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए कि इराक का तेल हो या ईरान का तेल हो या सीरिया का तेल हो या लीबिया का तेल हो, ये सब आने में बहुत समय लगेगा। वेनेजुएला का तेल हो, बहुत समय, बहुत इनमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो अभी हो नहीं रहा। आगा सर, मेरा अगला सवाल होने वाला है सऊदी अरब को लेकर। सबको पता है कि सऊदी अरब और ईरान बहुत समय से चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन अभी सऊदी अरबिया से जो खबर आ रही है वो ये है कि वहां के जो प्रिंस हैं, युवराज हैं सलमान, उन्होंने कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो हम अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने नहीं देंगे।
पहली बात तो ये कि अमेरिका उनसे ऐसी कोई परमिशन लेगा नहीं। उनके ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। ये सऊदी काफ़ी डरे हुए भी हैं, इसलिए कि अगर युद्ध होता है तो ऑयल सप्लाई, उनका सारा बजट जो डिपेंड करता है वो कम से कम 70-80 डॉलर पर बैरल के ऊपर होता है। अगर वो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो उनका बजट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उनके पास जो रिजर्व बनी थी, जो अमेरिका में इन्वेस्ट था, सॉवरेन फंड वगैरह, लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का था। वो अधिकतर तो अमेरिका ने ले ही लिया। अमेरिका को उन्हीं ने दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो अगले 3-4 साल में देंगे। तेल क्योंकि डॉलर में ट्रेड होता है, तो जो भी पैसा जो भी कंट्री तेल खरीदती है उसका पैसा अमेरिका ही में जाता है, वहीं इन्वेस्ट होता है, फिर वहाँ से ये धीरे धीरे लाते हैं। तो वो तो उनकी तो इकोनॉमिक बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए कि वो अभी भी उनकी, हालांकि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी, नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू उन्हीं ने बहुत से जनरेट कर लिए हैं, काफ़ी उससे हम, खेल को लेकिन बढ़ावा बगैर दे रहे तेल, हैं और भी बाकी चीजों को। हाँ और भी बाकी चीज़ों को, मगर बगैर तेल की इकोनॉमी के तो उनके लिए बजट डेफिसिट इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। और एक बार तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, या अगर कोई अटैक हो जाता है उनके ऑयल असेट्स के ऊपर, तो फिर उसको रिपेयर करना, ठीक करना कई साल लग जाते हैं, और दोबारा से फिर उसको मार्केट में लेके आना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए सभी खाड़ी के देश चाहते हैं कि युद्ध ना हो। ये भी एक प्रेशर अमेरिका के ऊपर लगातार बना हुआ है, उनकी वो चाहते हैं। लेकिन ये है कि अमेरिकन के ट्रूप्स वहाँ पे हैं, ये सभी देश जो हैं इतने ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर हैं कि सिक्योरिटी को लेके ख़ास तौर से कि बगैर अमेरिका की जो मर्ज़ी होती है वहाँ पे वो करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमको $1 ट्रिलियन आप $1 ट्रिलियन सब दें, तो सबने $1 ट्रिलियन भी दिया, बल्कि कतर ने तो एक $1.35 ट्रिलियन दिया। और फिर उसके अलावा अलग से ये वीपन सेल वगैरह जो परचेजेस हैं वो पहले से जो चल रही हैं वो अलग कई $100 बिलियन की हैं। तो अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र पे बना हुआ है। और हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बड़े अच्छे संबंध ईरान से बनाने की बात कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका को भी नहीं पसंद है। उनको उनके ऊपर जब प्रेसिडेंट अभी ट्रंप उनसे सर, मिले तो ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते कैसे हैं? वो ऐतिहासिक देखिए शिया सुन्नी विवाद अभी थमा हुआ है, रिश्तों में गर्माहट है या अभी बर्फ जमी हुई है? देखिए ये रिश्ते तो बहुत समय लगेंगे। अरब पर्शियन जो राइवलरी है जिसके बारे में, वही शिया सुन्नी राइवलरी है बहुत। लेकिन एक चीज़ वो है, जब से ईरान ने फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया गाज़ा के अंदर से, तब से आम जनता में ये सवाल उठ रहा है जो बहुत ज्वलंत है इस वक्त, कि क्या ईरान या शिया हमारे दुश्मन हैं या नहीं, जिनको हमेशा प्रोजेक्ट किया गया था एनिमी नंबर 1 यानी दुश्मन नंबर 1। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा जो उनका कहना ये कि ये एक भ्रम था। ईरान अकेला देश था जो उसने खुल के फ़िलिस्तीनियों का समर्थन किया, जबकि अरब गवर्नमेंट ज़्यादातर इजराइल और अमेरिका के साथ इस क्षेत्र के बहुत से देश जुड़े हुए थे जो अब्राहम अकॉर्ड के हिस्सा बन चुके हैं, या वैसे भी अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन जो जो के मिलिट्री अलायंसेस के पार्ट हैं वो सब उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये एक नई डिबेट शुरू हुई है, और ये भी डिबेट हो रही है कि जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स थे ये भी खामोश रहे, ये कोई खुल के फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं आया। अगर सर, अभी एक मेरा सवाल सऊदी अरब और अमेरिका को लेकर भी है। अमेरिका की ओर से कोई नोटिस दिया गया है तेल को लेकर सऊदी अरब को? जी। आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है वो? अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से कहा है कि आप अपने तेल के एसेट जो हैं उनके हवाले कर दें, वो उसको निकालेंगे, बेचेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको देखा जाएगा, वो उनको देंगे, प्रॉफिट देंगे अपना खर्चा निकालने के बाद। यानी उनके कंट्रोल में, अमेरिकन कंट्रोल में वो लेना चाहते हैं तेल को। और उनका कहना ये है अमेरिकन का कि आपको ईरान से बहुत बड़ा थ्रेट है, उससे बचने के लिए हमें हमारे निरीक्षण में ये सब काम होना चाहिए, हम उसको पूरी तरीके से सेफ कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उसको सेफ करना बहुत मुश्किल काम है।
ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ड्रोन्स की और मिसाइल्स की, इनको रोकना बहुत मुश्किल। हमने इजराइल में देखा उनके 4 किस्म के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे वहाँ के ऊपर। उसके बाद भी हुती रेबल्स लगातार उनके मिलिट्री ठिकानों पे और अटैक कर रहे थे, या ईरानियों ने बाद में जो अटैक किया उसको वो नहीं रोक पाए। वहाँ पे पेट्रियट भी था, एरो मिसाइल उनका जो है वो भी सिस्टम था, वो भी था। इस तरह के कई एक थे आयरन डोम था, वो सब फेल हो गए थे। तो मुश्किल होता है प्रोटेक्ट करना, भले अमेरिकन चाहते हैं। अमेरिका की देखिए बेसिक नीति ये है कि अगर आप देखें 3 कंट्रीज पे सबसे ज़्यादा दबाव है, वेनेजुएला, ईरान, फिर उसके बाद रशिया एंड ग्रीनलैंड। ये तीनों जगहों पे तेल के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं दुनिया में। तो अमेरिकन पॉलिसी ये है कि जो 21st सेंचुरी है ये अमेरिकन सेंचुरी है, और इसमें वो किसी दूसरे को अपना कंपटीटर नहीं बनने देंगे, किसी दूसरे मुल्क को या ग्रुप ऑफ नेशंस को। तो और सर उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि तेल के ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, तेल और गैस तेल को वो एज ए वीपन भी देखते हैं। सर अभी हम ग्रीनलैंड पे बात करेंगे और ट्रंप की नीतियों पर भी थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी हम ईरान की मूल समस्याओं पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ईरान में भी जो हो रहा है, एक और सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि पैसे के जरिए भीड़ जुटाई जा रही है और प्रदर्शन कराया जा रहा है, तोड़फोड़ कराई जा रही है, हिंसा आगजनी करवाई जा रही है अमेरिका के द्वारा। और दूसरी ओर लोगों का कहना है कि ईरान में असल में समस्याएं तो है ही, महंगाई तो बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा और धार्मिक अनुशासन कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। जी, ये समस्या है, उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी है। लेकिन देखिए उनका जो प्लानिंग थी उसमें उन्हीं ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया, फिर उसके अलावा डिफेंस पे बहुत अपना ह्यूज एक्सपेंडिचर उनका रहा। और अब ये है कि इस तरफ उन्हीं ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑयल फॉर डेवलपमेंट उनका जो प्रोग्राम था उसके तहत इन्हीं ने काफ़ी वहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब तो डेवलप किए हैं। अब उन्हें वो चाहते हैं कि उन्हें 5 साल अगर अमन शांति मिल जाए तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वहाँ पे वो कर रहे हैं, प्लानिंग उनकी जो है, तो ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन क्या उनको ये 5 साल मिल पाएंगे, ये बड़ी समस्या है। वही सवाल है सर कि जिन लोगों ने इस्लामिक सत्ता स्थापित की थी 1979 में, इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, वो दुकानदार भी अब खुलकर विरोध में आ गए हैं। देखिए दुकानदारों का तो प्रोटेस्ट अलग था, उन्होंने विड्रॉ भी अपने को किया है ज्यादातर। और वहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं, एक तो दुरूस वो जो उनकी माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कुर्दिश ग्रुप सबसे इसमें ज़्यादा एक्टिव थे। और फिर ये लोग बहुत ही ट्रेंड थे। इसमें एक ग्रुप ऐसा था जो बहुत ट्रेंड था, जिसने बहुत ही कम समय में सैकड़ों दुकानों पे या बिल्डिंगों पे, बैंक्स पे, उनके गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही कम समय में आग लगा देता था। और ये बिल्कुल वैसे ही था जैसा बांग्लादेश में हमने देखा, अल्पसंख्यकों के घरों पे और उनके ऊपर हिंदू टेम्पल्स वगैरह के ऊपर इतनी जल्दी आग लगा दी गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बड़े ट्रेंड लोग हैं। मेरा तो शुबा ये है, क्या इन लोगों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है या कहाँ, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके आए थे। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से भी मिलता है और बहुत बड़ा बॉर्डर है उनका पाकिस्तान। और आपने कुर्दिश लोगों की बात की। अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए बहुत सारे सरकार के सलाहकार हों, विचारक हों, वो बात करते हैं ईरान के बंटवारे की भी, कि जैसे कुर्दिश वाले इलाके को अलग कर दो, बलोच वाला जो है उसको पाकिस्तान के साथ जाने दो। तो ऐसी भी बातें उठती हैं। जी बिल्कुल, इस तरह का उनका पूरा प्लान है कि अज़री पॉपुलेशन को अजरबैजान से जोड़ दो, कुर्दिश पॉपुलेशन को इराकी कुर्द या दूसरे एरिया से जोड़ दो, फिर उसके अलावा ये है कि बलूच एरिया को पाकिस्तान से के बलूचिस्तान से जोड़ दो। मगर देखिए अमेरिका बहुत बड़े प्लान बनाता है। इराक़ में भी ये था कि इराक़ में सद्दाम हुसैन जाएंगे और रिजीम चेंज होगा, प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाएगी, और वो फिर उसके अलावा वहाँ के ऊपर
तेल और गैस जो है वो सब उसके भंडार उनके कब्जे में होंगे। लीबिया में भी इसी तरह की बात हुई। फिर उसके अलावा सीरिया में भी यही उन्हीं ने कहा था कि होगा। ईरान को ये कहते हैं कि ईरान को बांट दो। फिर उसके बाद ये है कि ईरान को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करके सेंट्रल एशिया का तेल गैस ला के पश्चिम एशिया यानी खाड़ी के अरब की जो खाड़ी है वहाँ से हम ले आएंगे। ये कंप्यूटर पे तो ये बन सकते हैं। जनता भी एक चीज़ होती है। क्या जनता ये सब चाहती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। इसलिए कि अज़री जनता अज़रबैजान की जो हुकूमत है उससे ज़्यादा खुश नहीं है। फिर उसके अलावा ईरानी काफ़ी सक्षम है। कुर्दिश पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी अगर कहीं है या सक्षम है तो वो ईरान के अंदर है। इसी तरह से बलोच भी हैं। बलोच भी की हालात बेहतर हैं पाकिस्तान के बलोचियों से। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इस तरह प्लान बना के उनको इम्प्लीमेंट करना, हाँ ये ज़रूर है कि हमारे पास शक्ति है, वो इसको तोड़ फोड़ कर सकता है। तो कमर आगा सर ने बताया आपको कि कैसे ईरान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और सत्ता के खिलाफ कौन सी आवाजें उठ रही हैं और उन आवाजों को पीछे से कहां से ताकत मिल रही है, और अमेरिका तेल के खेल में कैसे बहुत सारे देशों में व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है, वहां पर सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ईरान और देश दुनिया की और भी तमाम खबरें जानने के लिए आप वन इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.